नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। न्यूज 84 में सबसे पहले टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ी एक बड़ी खबर। टेलीकॉम मिनिस्टर मनोज सिन्हा टेलीकॉम कंपनियों के सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं। बैठक में टेलीकॉम कंपनियों के बढ़ते कर्ज पर चर्चा हो रही है। जी हां, बैठक में सुनील भारती मित्तल, अनिल अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, गोपाल विट्ठल और हिमांशु कपानिया शामिल हैं। बैठक में टेलीनॉर के अधिकारी भी शामिल हैं। इस बैठक में जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी और वोडाफोन एमडी और सीईओ सुनील सूद भी शामिल नहीं है। बैठक में टेलीकॉम सेक्टर की वित्तीय हालत पर चर्चा हो रही है। साथ ही कंपनियों ने लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस का मुद्दा भी उठाया है। तो टेलीकॉम मंत्री के साथ टेलीकॉम सेक्टर के सीईओज की बैठक चल रही है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बैठक में सुनील भारती मित्तल, अनिल अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, गोपाल विट्ठल और हिमांशु कपानिया शामिल हैं। बैठक में टेलीनॉर के अधिकारी भी हैं, लेकिन इस बैठक में जियो के चेयरमैन मुकेश अंबानी और वोडाफोन के एमडी सुनील सूद शामिल नहीं हैं। बैठक में टेलीकॉम सेक्टर की वित्तीय हालत को लेकर चर्चा हो रही है। साथ ही कंपनियों ने लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेस का मुद्दा उठाया है। इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। I'm sure we will make the presentation up there. All these things will be clarified. So whether the spectrum usage charges or license fees, anything you would like to go The main agenda. Let's say generally we are going to talk about the health of the industry, or more importantly, keeping a reasonably good health of the industry. That's what we'll talk about. तो इंडस्ट्री की हेल्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये कहते हुए सुनील भारती मित्तल, ये एजेंडा है मीटिंग का कि इंडस्ट्री की जो इस वक्त वित्तीय हालत है, इंडस्ट्री की जो सेहत है, उसको लेकर मिल रहे हैं टेलीकॉम मंत्री से सुनील भारती मित्तल, ये कहते हुए। लेकिन वित्तीय हालत मुख्य एजेंडा है, ये बात बिल्कुल साफ है। मनोज सिन्हा जो कि टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, आज टेलीकॉम कंपनियों के सीईओ से मिल रहे हैं, जिसमें सुनील भारती मित्तल शामिल हैं, जिसमें कुमार मंगलम बिरला शामिल हैं और इसके अलावा कुछ और भी बड़े लोग शामिल हैं। लेकिन इसमें मुकेश अंबानी और सुनील सूद शामिल नहीं हैं। असीम मनचंदा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी जो इस पूरी मीटिंग को कवर कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं। असीम, आपने सुनील भारती मित्तल से भी बात की, उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री की हेल्थ के बारे में हम मिलने आए हैं। लेकिन आप बताइए, आपके पास क्या जानकारी है सूत्रों से और क्या मुख्य एजेंडा है इस मीटिंग का? कि सबसे बड़ा यही है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है इस वक्त फाइनल डिस्ट्रेस में जो है उसको किस तरह से उबारा जाए। इससे पहले एक इंटरनेशनल ग्रुप जो था वो बना था, उन्होंने भी टेलीकॉम कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात की थी और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सरकार के सामने रखी। अब दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा जो है वो सभी टेलीकॉम कंपनियों के सीईओ और प्रमोटर से मिलकर के डिस्कस करना चाहते हैं कि इंडस्ट्री की हेल्थ के लिए क्या क्या जो है वो किया जा सकता है, क्या क्या स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है। खासतौर पर पिछले अगर 1 साल की मैं बात करूँ या जब से 9 महीने से जब से रिलायंस कि इस मार्केट में एंट्री हुई है, टेलीकॉम कंपनियों की हालत थोड़ी सी खस्ता है और टेलीकॉम कंपनियां चाहते हैं कि सरकार उनको किसी तरह का बेल आउट पैकेज दे दे, उनको किसी तरह से उनको राहत दे। टेलीकॉम कंपनियों की ये मांग है या तो उनको स्पेक्ट्रम यूजेज चार्जेज या लाइसेंस फीस या फिर इंटरकनेक्शन यूजेज चार्जेज जो है उसको बढ़ाया जाए। तो इस तरह अब ये देखना होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कितना ध्यान जो है वो देती है। आज जो टेलीकॉम मंत्री मनोज सिन्हा है वो इंडस्ट्री से मुलाकात कर रहे हैं और उसके बाद एक अपनी रिकमेंडेशन जो है वो जल्दी देंगे कि क्या, अब ये देखना होगा कितनी जल्दी सरकार इंडस्ट्री को राहत जो है वो देती है। शुक्रिया असीम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है और उसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी पर एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संस्था ICAI ने आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा राजस्व सचिव भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत शाम को 5 बजे से शुरू होगी। तो 1 जुलाई से जीएसटी लागू होने जा रहा है और उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीएसटी पर एक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ प्रधानमंत्री चर्चा करेंगे। इस कार्यक्रम को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संस्था ICAI ने आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली के अलावा राजस्व सचिव भी हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत शाम को 5 बजे से शुरू होगी।
तो ICAI जो कि देश की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सबसे बड़ी संस्था है, वो एक कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है जिसमें पीएम भी हिस्सा लेंगे। टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ पीएम मोदी चर्चा करेंगे। 1 जुलाई को ही सरकार GST लागू करने जा रही है और उसी दिन उस कार्यक्रम में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी शामिल होंगे। आपको बता दें कार्यक्रम की शुरुआत शाम को 5 बजे से होगी। तो आलोक प्रदर्शी मेरे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आलोक, 1 जुलाई से GST तो रोल आउट होने जा रहा है, लेकिन उस दिन जो कार्यक्रम है पीएम का, जिसमें पीएम टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे, उसके बारे में बताइए। बिल्कुल, देखिए जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है 1 जुलाई से जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 1 जुलाई को एक कार्यक्रम है। हालांकि ये कार्यक्रम सरकारी नहीं है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की संस्था है ICAI ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया है, लेकिन प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ वित्त मंत्री अरुण जेटली और राजस्व विभाग के कई सारे अधिकारी इसमें शिरकत करेंगे और तमाम जितने भी देश के बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और टैक्स एक्सपर्ट्स हैं इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे। शाम को 5 बजे कार्यक्रम होगा और बहुत सारे लोगों को आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम होगा तो कितने सारे लोगों को बुलाया गया होगा। तमाम देश भर से बड़े कारोबारी, बड़े इंडिया इंक के लोग, तमाम लोग इस कार्यक्रम में मौजूद होंगे और GST को लेकर तमाम जो क्वेरीज होंगी, जो दिक्कतें होंगी या फिर जो लॉन्चिंग के समय जो बातें होंगी प्रधानमंत्री को एड्रेस करना होगा, ये तमाम चीज़ें एक बड़े प्लेटफॉर्म से प्रधानमंत्री एड्रेस करेंगे। क्योंकि उसके आधी रात को GST आधिकारिक तौर से लॉन्च हो चुका होगा, तो उसके बारे में बात करने के लिए प्रधानमंत्री के पास एक बड़ा मंच होगा जहाँ से वो देश के लोगों को संबोधित करेंगे। शुक्रिया आलोक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो 1 तारीख को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री शाम 5 बजे देश के जाने माने टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे। हम भी आपको उस कार्यक्रम के बारे में बताएंगे, उस कार्यक्रम को दिखाएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कुछ और बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं। देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को आज बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आज आर्थिक मामलों की कैबिनेट की बैठक है, यानी CCA की आज मीटिंग है और इस बैठक में 7वें वेतन आयोग के संशोधित भत्तों को मंजूरी मिल सकती है, जो पिछले साल से अटका हुआ है। पिछले साल 7वें वेतन आयोग ने कर्मचारियों के 196 भत्तों में कटौती की थी और कुछ छोटे भत्तों का विलय कर दिया गया। कर्मचारी इस बात से नाराज थे तो मामला अशोक लवासा कमेटी को सौंपा गया। लवासा कमेटी ने भत्तों की शर्तों में कुछ बदलाव कर सरकार को सौंप दिए। पिछली कई कैबिनेट मीटिंग में इस बात पर चर्चा होने की उम्मीद थी, लेकिन हो नहीं पाई। इस बैठक में HRA को लेकर भी चर्चा हो सकती है। 7वें वेतन आयोग ने शहरों के हिसाब से HRA देने का प्रस्ताव दिया था, जो कर्मचारियों को पसंद नहीं आया। और अब शेयर बाजार की बात करते हैं। बाजार में ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज भारतीय बाजारों की अच्छी शुरुआत हुई और इंट्राडे में सेंसेक्स और बैंक निफ्टी ने रिकॉर्ड स्तर छुआ। वही निफ्टी फ्यूचर भी 9700 के स्तर के पार निकल गया था, लेकिन आखिरी घंटे में बिकवाली से बाजार दिन के निचले स्तरों के करीब बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली रही। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स और निफ्टी फ्लैट बंद हुए। तेल, गैस, मेटल, कैपिटल गुड्स और PSU कंपनियों के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली। वहीं डेयरी, JP ग्रुप और फाइनेंस कंपनियों के शेयरों में खरीदारी रही। इसके अलावा कर्ज वाली कंपनियों के शेयरों में जोरदार तेजी देखने को मिली। रजत मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो रजत, आज तो सेंसेक्स ने अपना एक नया हाई लेवल बनाया, उसके बाद इस तरह की बिकवाली। बताइए बाजार के बारे में, आज क्यों रहा ये सब? जी बिल्कुल इंडिसीजन था मार्केट पे। देखिए रिकॉर्ड स्तरों पर तो पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक दोनों ने रिकॉर्ड स्तर छुआ। निफ्टी खुद ऐसा लग रहा था एक बार कि 9700 के लेवल के ऊपर ही ट्रेड करेगा, लेकिन लेटर हाफ में टिक नहीं पाया हायर लेवल्स पे, हायर लेवल से फिसले और एक बार तो ऐसा लग रहा था कहीं 9600 के लेवल को ही ना ब्रीच कर दें। आज बहुत स्ट्रांगली ऊपरी स्तरों पर बिकवाली थी, जिसमें प्रोमिनेंटली आज के सत्र में ऑयल एंड गैस स्पेस, IOC जैसा स्टॉक टॉप लूजर है निफ्टी का। इसके अलावा ल्यूपिन, HUL जैसे स्टॉक्स में गिरावट थी। चढ़ने वालों की सूची आपकी स्क्रीन पे है। सन फार्मा, ऑरबिंदो फार्मा, HDFC, अंबुजा सीमेंट, इन स्टॉक्स पे गेन मिले, लेकिन IOC, ल्यूपिन, HUL, हिंडाल्को सबसे ज़्यादा टूटने वाले स्टॉक साबित हुए आज निफ्टी पे। कमोडिटी प्ले नेगेटिव था आज। FY18 में 7 से 8% ग्रोथ गाइडेंस दी नैस्कॉम ने।
एक पॉजिटिव खबर थी, सुबह से सेक्टर तेज था आईटी सेक्टर, लेकिन लेटर हाफ में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो जैसे स्टॉक्स दिन के निचले स्तर पर बंद होते हुए नजर आए। आईओसी, एचपीसीएल, ओएनजीसी, बीपीसीएल, पेट्रोनेट कोई भी शेयर होता तो आज गिरावट ही देखने को मिलती। आज ऑयल एंड गैस का दिन नहीं था। इंटरनेशनल मार्केट में भी यूएस मार्केट ट्रैक करें तो ऑयल एंड गैस स्पेस ही सबसे ज्यादा पिटने वाला स्पेस है इस समय। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, डीएलएफ, कोल्टे पाटिल और एचडीएल जैसे स्टॉक्स लेटर हाफ में टूटे। सबसे ज्यादा गिरावट थी इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में। सुबह एक ब्लॉक डील हुई थी, उसके बाद से गिरावट हावी हो गई थी। क्लोजिंग बेसिस पे 10% टूटा ये स्टॉक। और एक पॉजिटिव खबर आज डेयरी शेयरों पे निकल आई कि चीन से इंपोर्ट होने वाले दूध और दूध उत्पाद बैन हुए हैं 1 साल के लिए। पॉजिटिव इफेक्ट आज तमाम डेयरी स्टॉक्स पे देखने को मिला। कुछ छोटे मझौले स्टॉक्स जिसमें टीएन पेट्रो, आईएफबी इंडस्ट्रीज, हाईडेट कंपनियां जैसे कि एमटेक ऑटो, इसके अलावा रिलायंस डिफेंस, इन सभी स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिली गिरते बाजार। शुक्रिया रजत आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते हैं। आईटी इंडस्ट्री बॉडी नैस्कॉम ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ग्रोथ गाइडेंस जारी कर दिया है। नैस्कॉम के मुताबिक 2017-18 में आईटी सेक्टर 7 से 8% की दर से ग्रोथ करेगी, जो पिछले साल के गाइडेंस से कम है। नैस्कॉम ने इस साल आईटी सेक्टर में 1.5 लाख नौकरियों का अनुमान जताया है। देश की इकोनॉमी के सनराइज सेक्टर रहे आईटी इंडस्ट्री पर अब ट्रंप इफेक्ट हावी दिख रहा है। आईटी इंडस्ट्री बॉडी नैस्कॉम ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सेक्टर का ग्रोथ गाइडेंस घटा दिया है। नैस्कॉम की ओर से जारी गाइडेंस के मुताबिक 2017-18 में आईटी सेक्टर 7 से 8% की दर से ग्रो कर सकता है, जबकि 2016-17 में सेक्टर की ग्रोथ 8.6% रही थी। नैस्कॉम ने 2017-18 के लिए घरेलू आय गाइडेंस 10 से 11% रखा है। नैस्कॉम के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में आय बेहतर रहने का अनुमान है। इस दौरान 1,50,000 कर्मचारियों की नियुक्ति का अनुमान है। If you look at the kind of sustained growth and the impact for the country, and we all know that this sector is particularly important for the economic well-being of the country and the future. And if you look at the IT BPM revenue breakup that you see on the screen in front of you, and you see the growth from 2012 to 2016 and fiscal year 2017 which just ended, then we ended the year at $154 billion. इससे पहले ग्लोबल अनिश्चितता के चलते फरवरी में नैस्कॉम ने गाइडेंस नहीं दिया था। वित्त वर्ष 2016-17 के लिए नैस्कॉम ने 8 से 10% का गाइडेंस दिया था। इस बीच इन्फोसिस सीईओ विशाल सिक्का ने कहा है कि इंडियन आईटी इंडस्ट्री H-1B वीजा पर निर्भर नहीं है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में विशाल सिक्का ने कहा है कि भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका में काफी वैल्यूएबल हैं और ज्यादातर कंपनियां ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में उनकी कंपनी अमेरिका में 10,000 नई भर्तियां करेगी। नैस्कॉम के मुताबिक क्लाइंट से ऑर्डर में धीमापन जारी है और ऑर्डर इनफ्लो में धीमेपन से आय में दबाव दिख रहा है। हालांकि फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट में सुधार हुआ है। प्रसाद भोसेकर, जी मीडिया, हैदराबाद। उधर बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि जीएसटी लागू होने से बिजली दरें महंगी नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि पावर सेक्टर 1 जुलाई से जीएसटी के लिए पूरी तरह तैयार है। पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ तकनीकी दिक्कतें थीं जिसे अब सुलझा लिया गया है। उन्होंने कहा कि गलत सूचना फैलाई जा रही है कि ट्रेडर्स को 37 रिटर्न भरने होंगे और ये बातें वो लोग फैला रहे हैं जो मौजूदा सिस्टम से जीएसटी में शिफ्ट नहीं होना चाहते। पीयूष गोयल ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पावर सेक्टर की इनपुट कॉस्ट घटेगी, जिसका फायदा कंज्यूमर्स को होगा। उन्होंने कहा कि इसे लेकर वो रेगुलेटर से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि कोयले को जीएसटी के 5% के स्लैब में रखा गया है, जबकि फिलहाल कोयले पर 12% टैक्स लगता है। उधर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि वो किसानों का कर्ज माफ करने के हक में नहीं है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री ने आज मुंबई में कहा कि लोन वेवर आजकल फैशन बन गया है, कर्ज माफी को आखिरी विकल्प के तौर पर रखना चाहिए। वेंकैया ने कहा कि कर्ज माफी किसानों की दिक्कतों का हल नहीं, उनकी बदहाली दूर करने के लिए सिस्टम में सुधार करना चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली भी किसानों की कर्ज माफी की संभावना को खारिज कर चुके हैं। एक फैशन हो गया आजकल, लोन लिया तो लोन वेवर करो। ये लोन किसका, पैसा किसका है? स्टेट बैंक में जो जमा है अरुंधति जी का मैडम का पैसा है क्या? आप लोगों का पैसा है। यहां माफ करे तो वहां पे करना पड़ेगा, तो माफ करना पड़ेगा एक्सट्रीम सिचुएशन में, मगर वो कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है। यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सिस्टम एंड यू हैव टू मेक पीपल, फार्मर्स, दे शुड गेट रेम्यूनरेटिव प्राइस,
They should be taken care in distress. उधर पुणे म्यूनिसिपल बॉन्ड की आज बीएसई पर लिस्टिंग हुई। बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेशन ने 200 करोड़ रुपए जुटाए हैं। पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी पीएमसी पिछले 14 साल में म्यूनिसिपल बॉन्ड से पूंजी जुटाने वाली पहली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है। बॉन्ड के जरिए जुटाई रकम का इस्तेमाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में किया जाएगा। इन बॉन्ड में घरेलू इंश्योरेंस कंपनियां, पेंशन फंड्स और बड़े सरकारी बैंकों ने निवेश किया है। शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बॉन्ड लाकर इतिहास बनाया है। उधर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अब से थोड़ी देर में विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को 17 पार्टियों के नेताओं को फोन कर इस बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अलग उम्मीदवार उतारने की विपक्ष की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। इसके लिए मीरा कुमार, सुशील कुमार शिंदे, MS स्वामीनाथन के नाम पर चर्चा हो सकती है। आरजेडी, टीएमसी, लेफ्ट, डीएमके, सपा और बसपा जैसी पार्टियां इस बैठक में शामिल होंगी, लेकिन नीतीश कुमार की जेडीयू इस बैठक से दूर रहेगी। नीतीश कुमार पहले ही एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद के समर्थन का ऐलान कर चुके हैं, जिसके बाद विपक्षी एकता तार तार होती दिख रही है। रामनाथ कोविंद के प्रति मायावती भी नरम रुख जाहिर कर चुकी हैं और ऐसे में यह बड़ा मुश्किल होगा कांग्रेस के लिए कि वो विपक्षी एकता को बनाए रखे। मेरे साथ जी मीडिया संवाददाता राघवेंद्र जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, तो इस मीटिंग के बारे में क्या जानकारी है? कौन कौन आ रहा है? कब तक मीटिंग शुरू हो जाएगी, जरा बताइए। जी हाँ, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण मीटिंग है विपक्षी दलों की। ये 4:30 बजे इस मीटिंग के शुरू होने की अपेक्षा की जा रही है। जनता दल यूनाइटेड सिर्फ एक बड़ी पार्टी है जो विपक्षी खेमे की पार्टी है जो इस मीटिंग में भाग नहीं लेगी, क्योंकि नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पहले से ही अपना जो रुख है वो क्लियर कर दिया है कि वो रामनाथ कोविंद को जो उनका कैंडिडेचर है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उसका समर्थन करेंगे। तो इससे जो विपक्षी एकता है उसे एक जोर का झटका लगा है। लेकिन बाकी अभी भी बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं विपक्षी खेमे में जो चाहती हैं कि विपक्ष अपना एक कैंडिडेट खड़ा करे रामनाथ कोविंद के खिलाफ, जबकि विपक्षी दलों को ये भी मालूम है कि जहाँ तक नंबर्स की बात है, एनडीए के पास जो रिक्वायर्ड जो जितने भी ज़रूरी नंबर हैं वो हैं रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति चुने जाने के लिए। लेकिन विपक्षी दलों में जो सेंटिमेंट है वो ये है कि उन्हें एक फाइट पुटअप करना चाहिए, उन्हें एक मुकाबला ज़रूर करना चाहिए और एक आइडियोलॉजी की लड़ाई को मद्देनज़र रखते हुए इस पूरे राष्ट्रपति चुनाव को एक मुकाबले की शक्ल ज़रूर देनी चाहिए। बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि राघवेंद्र बता रहे थे कि जेडीयू इस मीटिंग में आ नहीं रही है, लेकिन हो सकता है कि विपक्ष एक कैंडिडेट राष्ट्रपति पद के लिए लाए, क्योंकि उनकी कोशिश है कि वो सामने ये संदेश दें कि वो बीजेपी के कैंडिडेट के साथ नहीं है या एनडीए के कैंडिडेट के साथ नहीं है। चलिए, थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि विपक्ष एक अपना कैंडिडेट राष्ट्रपति चुनाव के लिए ला रहा है या नहीं ला रहा है। आज रात 8 बजे इसी पर हम बात कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के इस दाव से विपक्षी एकता तार-तार हो गई है, बिग स्टोरी बिग डिबेट में। लेकिन उससे पहले दूसरी खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। अब मशहूर चाइनीज कंपनी OnePlus ने आज अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन OnePlus 5 से पर्दा उठा दिया। मुंबई में हुए इवेंट में कंपनी में OnePlus 5 को लॉन्च किया गया। OnePlus 5 के दाम 32,999 और 37,999 रुपए होंगे। इस दमदार फोन की खासियत यह है कि अपने से दोगुनी कीमत वाले स्मार्टफोन को यह कड़ी टक्कर दे सकता है। फीचर्स के मामले में OnePlus 5 में एक से बढ़कर एक हार्डवेयर फीचर्स दिए गए हैं, पर OnePlus 5 के मुताबिक इस स्मार्टफोन की सबसे बड़ी ताकत इसकी बैटरी लाइफ है। इसमें 3300 mAh की बैटरी दी गई है जो डैश चार्जिंग की मदद से फटाफट चार्ज होती है। तेज तर्रार प्रोसेसिंग के लिए इसमें 8 GB रैम के साथ स्नैपड्रैगन 835 ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो OnePlus 5 में एंड्रॉयड 7.1.1 नॉगेट दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप पैसे बचाने के लिए नॉन एसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाते हैं तो यह कंजूसी आपको भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद बिल आपका एसी रेस्टोरेंट वाला ही कटेगा। जीएसटी के तहत नॉन एसी रेस्टोरेंट पर 12% और एसी रेस्टोरेंट से
एसी रेस्टोरेंट में 18% टैक्स रखा गया है, लेकिन एसी और नॉन एसी मिक्स्ड वाले रेस्टोरेंट में ग्राहकों से एसी वाले रेट पर ही सर्विस टैक्स लिया जाएगा। मुंबई सहित देश के ज्यादातर शहरों में छोटे रेस्टोरेंट एसी और नॉन एसी दोनों ही हिस्से रखते हैं। नॉन एसी वाले हिस्से में रेस्टोरेंट का मेनू रेट कम होता है, जबकि एसी वाला 15 से 20% तक महंगा होता है। जीएसटी के तहत नॉन एसी रेस्टोरेंट पर 12% और एसी रेस्टोरेंट में 18% टैक्स रखा गया है, लेकिन एसी और नॉन एसी मिक्स्ड वाले रेस्टोरेंट में ग्राहकों से एसी वाले रेट पर ही सर्विस टैक्स लिया जाएगा। रेस्टोरेंट मालिकों के मुताबिक इससे ग्राहकों पर बोझ बढ़ेगा। देखिए, ये तो दोनों को असर पड़ेगा, क्योंकि होटल मालिक को असर पड़ेगा तो वो अपनी जेब से तो देने वाला है नहीं, क्योंकि हम बिजनेस करते हैं बिजनेस का, तो वो ये जो इम्पैक्ट है वो पास ऑन करने वाला है अपने कंज्यूमर्स को, जो कि आम आदमी है। एसी और नॉन एसी के चक्कर में ग्राहकों पर कितना बोझ आएगा, इसे ऐसे समझा जा सकता है। अगर बिना टैक्स जोड़े कोई वेज थाली रेस्टोरेंट के नॉन एसी हिस्से में 450 रुपए की है और नॉन वेज थाली 600 रुपए की रेट की है, तो 2 वेज और 2 नॉन वेज थाली पर 12% जीएसटी के हिसाब से बिल 2372 रुपए आना चाहिए। लेकिन ग्राहकों को मिक्स्ड रेस्टोरेंट होने की वजह से नॉन एसी वाले पर भी 18% जीएसटी देना होगा और 2478 रुपए बिल आएगा। टैक्स एक्सपर्ट्स के मुताबिक रेस्टोरेंट के पास रॉ मटेरियल पर अदा पहले के टैक्स की छूट लेने का मौका होगा। कुछ क्रेडिट जो टैक्सेस सोर्सिंग पे जो रेस्टोरेंट देती थी, गुड्स लेते हैं, सर्विसेज लेते हैं, उनका पूरा क्रेडिट उनको मिलता नहीं था। अभी जीएसटी आने के बाद वो पूरा क्रेडिट उनको मिलना हो जाएगा, तो उसके कारण उनका ओवरऑल टैक्स बर्डन जो सोर्सिंग का था वो कम हो जाएगा, कॉस्ट उसकी कम हो जाएंगी। रेस्टोरेंट मालिकों की दलील है कि वो ज्यादातर जिन सब्जियों, अनाजों, दूध या दूसरी चीजों को खुले मार्केट से बतौर रॉ मटेरियल खरीदते हैं, वो जीएसटी से बाहर हैं। ऐसे में इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियम का उन्हें खास फायदा नहीं होगा। सिल्की सिंह, जी मीडिया, मुंबई। तो न्यूज़ 8 4 में खबरें बस इतनी। आप देखते रहिए बिजनेस। नमस्कार।